दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब एग्जाम के लिए दोस्तों लगभग 7 से 8 दिन बचा है आपके पास, तो आप क्या करो ना, अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो जितना हो सके, उसी को रिवाइज करो, ठीक ना। ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक ना, इस डायरेक्ट स्पीच को। तो यहां पर एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे दोस्तों, 90% तो यहां पर चेंज करके ऑलरेडी दे रखा है। आपको बस वर्ब बताना है कि प्रेजेंट का वर्ब लगेगा या पास्ट का वर्ब लगेगा, और इसी में 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, रूल मैं आपको बताता हूं। रूल क्या है चेंज करने का, ठीक ना, टेंस चेंज करने का। देखिए रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है, पहले मैं ये बता देता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक ना। तो रूल नंबर हमारा 1 ये कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और उससे कनेक्ट रिपोर्टेड स्पीच अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये रूल है, ठीक ना। पहला रूल ये है, शर्त ये है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होना चाहिए, तभी ये चेंजेस होंगे, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज, मतलब यहाँ पर जो है ना, पास्ट परफेक्ट में कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैड यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं हो सकता उसको पहले हटा देते हैं। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, और ना ही सी नहीं, और सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी ही होगा। देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, डिड यू सी दैट रेड कार? क्या आपने उस रेड कार को देखा? माई ब्रदर आस्क्ड। आप जैसे मेरा भाई ने पूछा, अब मेरा भाई ने पूछा डिड यू सी दैट रेड कार, तो किससे पूछा? भाई मुझसे पूछा ना, तो मुझसे पूछा। अब इसी बात को मैं किसी दूसरे को बताना चाहता हूं तो कैसे बताऊंगा? माई ब्रदर आस्क्ड, ठीक ना, माई ब्रदर आस्क्ड। अब यहां पर टेंस कैसे चेंज होगा ये मैं आपको बताऊंगा, पहले ये आप समझिए। माई ब्रदर आस्क्ड और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा? पूछा किससे है? मुझसे, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी लगेगा, ठीक ना, माई ब्रदर आस्क्ड मी। बस उसके बाद देख लीजिए कौन सा सही, ऑप्शन सी होगा। बाकी तो ए भी गलत है, आस्क्ड हिम, बी भी गलत है, आस्क्ड हर, और डी भी गलत है। तो जो हो सकता है वो लगा दीजिए, आपका करेक्ट हो गया। और उसके बाद आपको पता है आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है, माई ब्रदर आस्क्ड, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, ये भी रूल याद कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा आपको पहले का पता है ना, आगे का तो आगे का खुद ही आपको दिया रहेगा, उसमें सही करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछा गया है, रूल नंबर 1 से याद कीजिए। आपको शो भी कर दूंगा रूल, पहले आप समझिए। देखिए क्या कहा गया है, यू विल नोट, ठीक है ना, यू विल नोट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली। मतलब आप जो है ना ग्रामर का यूज करेक्टली, मतलब ग्रामर जो है करेक्टली यूज नहीं कर पाओगे अनलेस। और देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अनलेस एक ऐसा कंजक्शन होता है जो निगेटिव मीनिंग रखता है, निगेटिव अर्थ देता है, और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ना आप उस सेंटेंस में, जो अनलेस जिससे कनेक्ट है, तो उस सेंटेंस में कोई निगेटिव निगेटिव वर्ड जो है ना फिर से यूज नहीं होगा, क्योंकि अनलेस ही उसका अर्थ दे देता है। जैसे मतलब ये है कि आप जो है करेक्टली ग्रामर यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप इसे समझ नहीं लेते। देखिए समझ नहीं लेते, तो नहीं का अर्थ आ रहा है ना, तो फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, नोट लगा देते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, डू नोट का यूज होगा नहीं, और ना ही हैव का यूज होगा, क्योंकि रूल मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन इनसे कनेक्ट होता है, और अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके साथ वाला जो कनेक्ट होगा ना प्रिंसिपल क्लॉज, वो आपका फ्यूचर में होगा, उसमें विल का यूज होगा। अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है
तो उससे कनेक्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा, मतलब विल के स्थान पर वुड का यूज होगा। तो आप इससे पहचान सकते हो, अगर विल का यूज हुआ है ना आपका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज में, तो समझ लीजिए कि उससे कनेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में होगा। अगर वुड का यूज हुआ है उससे कनेक्ट प्रिंसिपल क्लॉज में, तो समझ लीजिए कि उससे कनेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट में होगा। तो साफ पता चल रहा है कि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में विल नोट का यूज हुआ है, विल का यूज हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अनलेस कनेक्ट है ये प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट का वर्ब यूज होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाते हैं, याद कीजिए, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का यूज होगा। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए अगर आप खुद से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं ना, तो प्लेन टू पैरामाउंट ये जो बुक आप देख रहे हैं इसे आप लोग प्ले स्टोर से ठीक ना प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको रूल शो कर देता हूँ, देखिए, सो डैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही था ना हमारा पहला जनरल रूल, देख लीजिए। इफ क्लॉज से जो कनेक्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, अगर ये सिंपल फ्यूचर में है तो। एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखिए, पहला वाला तो गलत है क्योंकि दोनों में विल का यूज किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर आई विल मीट यू इफ आई कम टू दिल्ली, तो ये आपको पता चल गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, साफ साफ पता चल रहा है। और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। दूसरा रूल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये यहां पर वुड यूज किया गया है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये हमारा सिंपल पास्ट में है होगा। इसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि क्या वहां पर यूज हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है, आयदा इंग्लिश और हिंदी डैश अलॉट। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ना ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में आपको पता है वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा या सिंगुलर, ये डिसाइड करना है आपको। तो ग्रामर का रूल याद कीजिए, मैं आपको शो करता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोस्तों ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको इस सारी वीडियोस जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। रूल जल्दी से देख लेते हैं। देखिए दो रूल ऐसे हैं जिससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक रूल ये है और दूसरा रूल हमारा है ये वाला, जो इंपॉर्टेंट रूल है ये मैं बता रहा हूं। देखिए यदि दो सब्जेक्ट को नाइदा नो, आयदा और, नोट ओनली बट ऑल्सो, नोर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अब उसमें क्या था, आयदा इंग्लिश और हिंदी डैश अलॉट, मतलब मान लीजिए स्पीच डिलीवर करना है, स्पीच देना है, तो वहां पर इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक अलॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो साफ तौर पर रूल में लिखा हुआ है कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदा नो आयदा और से कनेक्ट किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और वहीं पर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके पास वाला देख लीजिए, ठीक है ना, वही है पास का रूल हर जगह। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पंचुएशन मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, यस्टरडे आई मेट अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। ऑप्शन जो है ना इसका डी सही होगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि डी कैसे होगा। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कनेक्ट करके एक साथ यूज किए जा सकते हैं, जैसे 10 ईयर ओल्ड एक साथ हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर आप ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो साइन देख रहे हैं, अगर ये लगा देंगे डैश बॉय के साथ तो ये गलत हो जाएगा। 10 ईयर्स ओल्ड बॉय हो सकता है, गर्ल्स हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए ये एक वर्ड के रूप में यूज किया जाता है पंचुएशन मार्क्स में। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये जो आप डैश देख रहे हैं ना, हिंदी में ऐसे इसको योजक चिन्ह बोलते हैं और ऐसे इसको इंग्लिश में जो है हम इसे हाइफन कहते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आता है क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। एक और मैंने क्वेश्चन आज पूछा है आपसे, जिसमें मैंने एन एजुकेटेड CM ऑफ दिल्ली हैज़ बीन अरेस्टेड, ये क्वेश्चन पूछा। उसमें मैंने आपसे ये पूछा है कि कौन सा जो वर्ड है ना उसमें जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। 90% स्टूडेंट ने गलत आंसर किया है। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरा होता है वर्ब की ING फॉर्म, जिसे जेरन कहते हैं। और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब की जो है ना थर्ड फॉर्म जैसा वो वर्ड होगा, जैसे एजुकेटेड। और मैंने ये भी बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये कभी भी किसी सेंटेंस में
एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वर्ब से पहले नॉन फाइनाइट लिखा हुआ है ना, तो वो वर्ब को हटा दिया, वर्ब नहीं होता है वो। एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक ना, मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है। तो एन एजुकेटेड सीएम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ना उसमें ईडी लगा होता है वर्ब में, एजुकेटेड हो गया, ठीक ना, ईडी लगा हुआ है, और इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो है एडजेक्टिव का भी गुण विद्यमान होता है, तो साफ पता चल रहा है। तो वहां पर क्या था, एजुकेटेड था, नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि पास्ट पार्टिसिपल था। तो तीनों से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन दो ही प्रकार स्टूडेंट को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन कम पॉजिंग डाउन इन टोरेंट्स। यहां पर आप लोग को बता देता हूं, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां पर पॉरिंग मेन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, कैम यहां पर हुआ है, तो इसलिए जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है ये ऑप्शन सी, और ये जेरन है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा वर्ब जैसा ही, लेकिन प्रयोग के हिसाब से पता चलेगा। फॉर्म में, रूप में वर्ब होगा, लेकिन प्रयोग में वो वर्ब नहीं होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर तो इसको याद करना पड़ेगा, समझने से इसका काम नहीं चलेगा। तो इसका होता है दोस्तों टू एंड और डिसकंटिन्यू। ब्रेक ऑफ मतलब आपको पता ही है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए दोस्तों, आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखिए अभी जो हमारा क्वेश्चन आया था, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये आपको बताना है, प्लूरल होगा या सिंगुलर। तो रूल पढ़िए, कुछ नॉन देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। देख लीजिए कितना डीपली पूछा जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, खुद देख सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि प्लीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेना अच्छे से। कुछ नॉन देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस और पीपल, ठीक ना। देख लीजिए आ सकता है 100% आएगा इनमें से एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में। पुलिस और पीपल तो जरूर याद कर लेना, एक्सेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा, ठीक ना, एस नहीं लगाया जाता। ये अपने आप रूप में, मतलब अपने आप जो है ये प्लूरल होते हैं। तो इसके साथ हमेशा आर का यूज करना, जैसे पुलिस तो इसके साथ आर करना, पीपल तो आर करना, आएगा ये क्वेश्चन लिख लेना, जैसे आया हुआ है कैटल आर ग्रेजिंग इन द। ओहो गाइस यही उठा के दे दिया है, आप खुद देख सकते हो, दा लगा दिया है बस आगे में, तो वहां पर क्या यूज होगा, आर होगा। और रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर आर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस कि आप जो भी क्लासेस में इंग्लिश के करवाया हूं ना प्रीवियस ईयर के, सारा कर लो टॉपिक वाइज। 10 years डैश कॉल्ड अ डेकेड। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। देखिए यहां पर दोस्तों जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये इज होगा। 10 years इज कॉल्ड अ डेकेड। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आर और वर्ब क्यों नहीं होगा यूज, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए 10 जो है ना ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है। अब 10 लग गया है ईयर से पहले, तो ये एक निश्चित अवधि का बोध करा रहा है, एक निश्चित अवधि का, ठीक है। तो इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको बताना है डैश के स्थान पर कौन सा एडवर्ब यूज होगा इनमें से। पहले आप इसका हिंदी अर्थ समझिए। आई डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम, मतलब मैं पसंद नहीं करता टाइम स्पेंड करना। रीडिंग इन क्लास, मतलब क्लास में पढ़ते हुए टाइम स्पेंड करना मैं पसंद नहीं करता। बट आई इंजॉय इट नाउ, लेकिन अब जो है इसे इंजॉय करता है वो, मैं मतलब अब मैं जो है इंजॉय करता हूं। तो हो सकता है शुरू में मैं पसंद नहीं करता था, तो यहां पर क्या आएगा, इनिशियली आएगा, इनिशियली, ठीक ना, ये प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है शुरू में, ठीक ना, आरंभ में। तो इसका यही होगा ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट। वाई द टाइम आई वॉज इन्फॉर्म द रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड। आपको पता है ये पास्ट का है, लेकिन पता तो चल गया ना, हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है। देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, मतलब इस यहां पर आपको चूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका क्या हो सकता है,
ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ना ही बी होगा और ना ही ए होगा, ही स्लिप्स होगा, ठीक है ना। और ही के साथ स्लिप्स में एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और वर्ब में हम एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। स्लिप जो है ये प्लूरल है, ये आई वी यू दे के साथ ही यूज होगा, लेकिन ही के साथ स्लिप्स यूज होगा, एक और एस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेज। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आता है इससे। देखिए इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ए क्लोज सेव, इसका मतलब हो सकता है दोस्तों ए क्लोज सेव, तो ये होता है खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति, इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैरो स्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। माई अंकल विल स्टे हेयर डैश नेक्स्ट मंडे। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा, यहां पर जो है ना प्रीपोजिशन, हाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। माई अंकल विल स्टे हेयर, फ्रॉम आएगा या बिफोर आएगा या एट आएगा, यहां पर टिल आएगा तक। माई अंकल विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। कंबाइन द सेंटेंस पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मतलब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इसको वन सिंपल सेंटेंस में, सरल वाक्य में कनेक्ट करना है, कंबाइन करना, जोड़ना है। देखिए रोबिन इज माई फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें कॉमा का यूज करेंगे, जैसे रोबिन माई फ्रेंड इज अ जर्नलिस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक ना। यहां पर आपको बताना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट का यूज होगा या पास्ट का। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, देखिए ये अनलेस यू डैश मी, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें नहीं पता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो पहचानने का तरीका क्या है कि उससे जो कनेक्ट है, अनलेस यू डैश मी से जो कनेक्ट है ना हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, उसका टेंस चेक कर लीजिए, सिंपली आपको पता लग जाएगा। तो इसका टेंस क्या है, देखिए अगर विल होता तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि अनलेस वाला जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रेजेंट में होता, इसमें प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज होता। लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ पर वुड नोट यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है, तो ये पास्ट का यूज हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, ठीक है ना। तो जो नहीं हो सकता उसको हटा देते हैं, देख लीजिए हैव नहीं हो सकता और ना ही विल नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट का यूज होगा। अब हैड, हेल्प्ड और हेल्प, इनमें से ही यूज हमें डिसाइड करना है। तो देखो गाइस यहाँ पर जो यूज होगा ना वो कभी भी पास्ट का परफेक्ट यूज नहीं होता। पास्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, अगर विल होता तो वुड है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हेल्प्ड यूज होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको इसका टेंस चेंज करना है, बताना है। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो किसने जो है मेरे पॉकेट पिक्ड कर लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, साफ पता चल रहा है वर्ब का, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। बता दीजिए पास्ट, सॉरी ये गलत है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट ये तो हो ही गया। फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ही इज मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी। अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा भाई, चेक कीजिए आप लोग। तो यहां पर यूज होगा दोस्तों मैरिड के बाद जो है ना हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो मैरिड टू एन इंग्लिश लेडी, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि अब चांस ही नहीं बनता कि आप लोग कुछ गलत करो। देख ही सकते हो आप लोग। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। देख लीजिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हुआ है, मेन वर्ब के रूप में तो आप लोग देख सकते हो टुक आउट का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एज अ सब्जेक्ट के रूप में ओपनिंग यूज हुआ है, जेरन है, कौन सा है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों ये होता है हमारा सेमी कोलोन और ये होता है हमारा कोलोन, ठीक है ना।
तो ये क्या है हमारा कोलोन सिंबल, पंचुएशन मार्क्स से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस आपको मतलब पैसिव वॉइस बनाना है इसका। मैनी पीपल स्पीक भोजपुरी इन बिहार, ठीक ना। पैसिव वॉइस चेक कर लेते हैं कौन सा हो सकता है। हम बना लेते हैं, इतना क्या, ठीक ना। पहले आपका जो सब्जेक्ट होगा ना वो भोजपुरी होगा, क्योंकि इन बिहार तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है ये इन बिहार, लेकिन इन बिहार हम पहले नहीं रखेंगे। भोजपुरी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा एज अ सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे ना एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को, तो भोजपुरी। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो भोजपुरी के साथ इज लगाएंगे, भोजपुरी इज, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, भोजपुरी इज स्पोकन बाई मैनी पीपल इन बिहार। देख लीजिए, भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार बाई मैनी पीपल, ऑप्शन ए सही होगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इसको क्या कहा गया, एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द फोर। एक्टिव वॉइस, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही इज हेल्पिंग हिज मदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक ना। तो यहां पर हिज मदर सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, हिज मदर। अब यहां पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट में ही बनेगा। हिज मदर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हिज मदर इज। अब यहां पर बीइंग लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पता है ना आपको, हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव के हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा तो हिम हो जाएगा। हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशन सेंटेंस। इफ द रोड हैड नॉट बीन आइस वी डैश एन एक्सीडेंट। देखिए यहां पर आप चेक कीजिए, हैड नोट का यूज हुआ है तो साफ पता चल रहा है कि हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ से कनेक्ट है, ठीक ना। ये पास्ट में है तो साफ पता चल रहा है कि ये भी यहां पर पास्ट में ही होगा, तो विल नोट का यूज हम कर नहीं सकते, वुड का ही यूज होगा। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर हमारा आएगा वुड नोट हैव, ठीक ना। हाँ, वुड नोट हैव हैड का यूज होगा क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। कुछ ज्यादा ही एडवांस आया है, इतना एडवांस नहीं आएगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेज। टू एंड फ्रो का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। इसका मतलब होता है आगे पीछे। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, ठीक ना। पंचुएशन मार्क्स से क्वेश्चन आया है, सॉरी ये शायद क्वेश्चन हो गया ना, हाँ हो गया 55 का। देखिए तो जो सही है वो है ऑप्शन ए, ऑल डे होगा। ऑल डे के आज तक आपने पढ़े होंगे, क्या ऐसा कुछ हाइफन लगा है, यूजक चिन्ह नहीं लगा होता है ना, खुद देख सकते हो। यू स्टडी ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट, ठीक है, यही होगा यहाँ पर। और शायद दोस्तों आज जो हमने 25 क्वेश्चन किया ये 2022 का है, ठीक है। ये 2022 में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, मैं पीडीएफ बना के रखा हूँ ना, ये इसमें 25 क्वेश्चन आए हैं।